अ, तो फ्रेंड्स ये हमारा सुगम इतिहास का चैप्टर नंबर 5 है। और इस चैप्टर का नाम है आपका शिल्प और उद्योग जो चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले हमने अति और लघु जो भी था उसको हमने देख लिया, ठीक है। ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट जरूर से करें, और अगर आपको हेल्प हो रहा हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय कपड़ा उद्योग का जो उद्योग था उसका संक्षिप्त विवरण देना है। तो ऐसा बोल रहा है। तो हमारा उत्तर होगा कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत विश्व का प्रमुख कपड़ा निर्यातक था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के पहले भारत विश्व का प्रमुख कपड़ा निर्यातक था। भारत में कई बुनकर समुदाय थे जिनका प्रत्येक पीढ़ी कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई थी। सूत काटने से कपड़े बनाने तक सभी कार्य अपने घर में ही करते थे। कपड़ा उद्योग से लाखों लोग अपनी रोजी रोटी चलाते थे। भारतीय कपड़े जैसे सूती व रेशमी हुआ दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। इनके नाम इनके उत्पादन तकनीक पर रखे गए थे। इराक के मौसूल नगर में बारीक भारतीय कपड़े को देखकर यूरोपीय व्यापारियों ने मसलिन नाम दिया, जो एक मखमल का ही प्रकार था, ठीक है। मलमल मसलिन की उत्कृष्ट किस्म थी, यानी मलमल जो था वो मसलिन की उत्कृष्ट किस्म थी जिसे यूरोप की फैशन प्रस्त महिलाएं पहनती थी। चूँकि ये अच्छे किस्म का था और महंगा भी था, तो इसके जो मतलब जो बड़े लोग होते थे वो पहनते थे। इंग्लैंड की रानी भी इस कपड़े को पहनती थी। भारत के कपड़ों की बढ़ती मांग के कारण ब्रिटिश व्यापारी इनका भारत से बड़ी मात्रा में निर्यात करते थे। और हमारा नीचे का जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर बोल रहा है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत के आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारण सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग था, ठीक है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोप भारत में तैयार वस्तुओं का खरीदार था, ठीक है। 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप भारत में जो तैयार कपड़ा था, ठीक है, वस्तु था, उसको खरीदा था। परंतु औद्योगिक विकास से इंग्लैंड के उद्योगपति अपनी वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। यानी कंपटीशन, भारत के साथ कंपटीशन करने में वो सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैल्को अधिनियम बनाया। इसके अनुसार भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया, ठीक है। इंग्लैंड में जाने से रोक दिया गया, इंग्लैंड में पाबंदी भी लगा दिया गया, ठीक है। इसको यूज नहीं करना है। भारतीय कपड़ा उद्योग का वास्तविक पतन 1813 में अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति से हुआ, ठीक है। मुक्त व्यापार की नीति 1813 में अपनाया गया। इसके अनुसार क्या था कि कोई भी भारत में आकर व्यापार कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे कर वगैरह अब नहीं लगने वाला था, तो कोई भी यहाँ पे आकर व्यापार कर सकता था। और जिसके चलते जो वहाँ का यूरोप का जो सामान है यहाँ ना कर लगने के कारण सस्ता होगा, ठीक है, जिससे यहाँ पे भारतीय बाजार में सिर्फ यूरोपीय सामान बिके। ऐसा इसलिए ये जो व्यापार की नीति है वो अपनाई गई। इसलिए इसने भारतीय व्यापार पर से कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया, ठीक है। भारतीय व्यापार पर से कंपनी का जो एक अधिकार था, जो स्टेट या कंपनी का ऐसा बोले तो जो एक अधिकार व्यापार करने का था वो अब समाप्त हो गया, क्योंकि अब कई सारे व्यापारी यहाँ पे आकर इजिली व्यापार कर सकता है। अब इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों के लिए भारत से व्यापार करना आसान हो गया। भारतीय बाजार में मशीन द्वारा उत्पादित वस्तुओं की भरमार हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों एवं सूत काटने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। तो ये था कपड़ा उद्योग साम्राज्यवादी नीति उसका, ठीक है, कपड़ा उद्योग पर, और इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आधुनिक भारतीय कपड़ा उद्योग का विकास संक्षेप में लिखना है, ठीक है। आधुनिक भारतीय कपड़ा उद्योग का विकास 19वीं सदी में पतनशील भारतीय कपड़ा उद्योग में परिवर्तन हुआ। 19वीं सदी में बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में कावसाजी नानाजी दाभार द्वारा खोला गया। इसके बाद 1880 के दशक में सोलापुर, नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर आदि में कई कपड़ा मिलें खुले। अनेक बेरोजगार बुनकरों को इन मिलों में काम मिला। ये मिल भारतीयों द्वारा खोले गए थे। इन मिलों में विदेशी मशीनें लगाई गई थी, परंतु भारतीय औद्योगिकरण को सरकार से किसी प्रकार का प्रोत्साहन ना मिलने और आयातित कपड़ों पर चुंगी न लगाने से भारतीय उद्योग अधिक विकसित ना हो पाया, ठीक है। ना मिलने और आयातित कपड़ों पर चुंगी ना लगाने से भारतीय उद्योग अधिक विकसित ना हो पाया, चूंकि अगर उस पर चुंगी नहीं लगेगा तो वो सामान भारत में सस्ता बिकेगा, ठीक है। तो इसमें भारतीय उद्योग विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन उसका तेजी से विकास सन 1914 के बाद ही हो सका, यानी प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, यानी 2 विश्व युद्ध हुआ ना। 1945 ईस्वी तक इंग्लैंड को 2 विश्व युद्धों एवं कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, और परिणामतः इंग्लैंड से भारत में आने वाले सामानों में कमी होने लगी, क्योंकि ये समय ये लोग व्यस्त हो चुके थे युद्ध वगैरह में, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे भारत में इंग्लैंड से भारत में आने वाले सामानों में कमी होने लगी, जिससे भारत में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई और उत्पादन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। 1914 में भारत विश्व के 5 प्रमुख कपड़ा उत्पादक देशों में शामिल था। अगला, ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय इस्पात उत्पाद का विवरण देना है। तो देखिए, प्राचीन काल से भारत में कच्ची धातु
को गलाकर लोहा निकाला जाता था। फ्रांसीसी बुकानन ने अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान मैसूर में बुट स्टील बनाने का उल्लेख किया। बुकनन के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। यह मजबूत तथा बहुत अधिक लचीला होता था, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अच्छा होता था, ठीक होता था, इसलिए यह मजबूत और लचीला होता था। इस गुण के कारण बुट स्टील इस्पात से भारत में विभिन्न प्रकार के औजार तथा हथियार बनाए जाते थे। बुट इस्पात की उच्च गुणवत्ता के कारण सीरिया जैसे पश्चिमी एशिया के कई देशों में इसका आयात किया जाता था। विभिन्न जंगली क्षेत्रों में भारी मात्रा में लौह अयस्क पाए जाने के कारण जनजाति के लोग अपने तरीके से लोहा गलाने का कार्य करते थे, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों, जो जंगली क्षेत्र था वहाँ पे लौह अयस्क होता था और जनजाति जो थे अपने तरीके से उसको बनाते थे। इस प्रकार सदियों से भारत में लोहा तथा इस्पात बनाए जाते थे, परंतु 19वीं सदी में ब्रिटिश विस्तार से यह कार्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक इस्पात उद्योग में जमशेदजी टाटा का क्या योगदान था। तो आधुनिक इस्पात उद्योग में जमशेदजी टाटा का महत्वपूर्ण योगदान था। 20वीं सदी में विभिन्न कारणों से भारतीय लौह उद्योग का पुनः विकास आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को भारतीय इस्पात पर निर्भर होना पड़ा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वो लोग व्यस्त हो चुके थे और उन लोगों को जो भी अस्त्र शस्त्र हथियार वगैरह चाहिए वो भारत से ही मिलेगा। भारतीय इस्पात पर निर्भर उनको होना पड़ा। सरकार ने इस्पात के निर्माण संबंधित कानूनों में ढिलाई की। इसका लाभ जमशेदजी टाटा को हुआ। अमेरिका भूवैज्ञानिक चार्ल्स पेरिस के सुझाव पर टाटा ने अपने बड़े पुत्र दोराबजी टाटा को चार्ल्स बेल्ड के साथ छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करने के लिए भेजा। इस क्षेत्र के सर्वेक्षण के दौरान डली राजहरा क्षेत्र के एक गांव में उन्हें अच्छी किस्म के लौह अयस्क के भंडार मिले, परंतु इस क्षेत्र में पर्याप्त जल की कमी के कारण कारखाना स्थापित करना कठिन था। कुछ वर्ष बाद वर्तमान झारखंड के साकाची नामक ग्रामीण क्षेत्र के निकट उच्च कोटि के लौह अयस्क प्राप्त होने पर टाटा ने यहाँ स्टील कारखाना स्थापित किया। इस क्षेत्र के निकट खरकई तथा स्वर्ण रेखा नदियों से पानी उपलब्ध होने के कारण इसमें इस कारखाना को खोलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 1912 में यहाँ से स्टील का उत्पादन होने लगा। तो वीडियो के पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।